नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर मानवता का मंदिर है, संस्कृति सदाचार का मंदिर है। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने विपक्ष को नसीहत दी कि वो आस्था पर राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि वो ऐसी बातें ना करें। ये केवल राम का नहीं, ये धर्म का मंदिर है, मानवता का मंदिर है, सभ्यता का मंदिर है, संस्कृति का मंदिर है, सदाचार का मंदिर है। और ये वास्तव में देखा जाए तो मानवता का मंदिर बनने जा रहा है। विपक्ष को अगर अब भी सद्बुद्धि आ जाए, मैं तो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष को सद्बुद्धि दें, जिससे वह भी इस देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ सोचना शुरू करें और बोलना शुरू करें। बीजेपी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया है। बीजेपी ने राम मंदिर पर राजनीति की, कांग्रेस भगवान राम पर राजनीति नहीं करती। मिले राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनगणना करा ली जाए, फिर उसके बाद देश के संसाधन जो है वो किसी से ले तो कुछ रहे नहीं, और अगर वो कराना गलत लग रहा है तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ओबीसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़कर बोल रहा। आपने की हमेशा भगवान राम को पोलिंग बूथ तक ले जाकर पोलिंग बॉक्स में पहुंचाने का काम भाजपा ने किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था रखते हैं, पर राजनीति में लाए इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध पर भी टिप्पणी की और कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी के सामने है कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हो रही घटनाओं की वजह से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। हमने संयम भी बरता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर भी जोर दिया है। हम इजराइल और हमास के बीच युद्ध में सामान्य नागरिकों की मौत की भी कड़ी निंदा करते हैं। सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 Cs के साथ आगे बढ़ें। ब्रजराज उत्सव की धूम है। पीएम नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को कान्हा की नगरी मथुरा आ सकते हैं। 14 नवंबर से शुरू होकर 14 दिन तक चलने वाले ब्रजराज उत्सव में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर मथुरा पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी यहां पर हेमा मालिनी और उनके ग्रुप मीरा बेले के कलाकार द्वारा मीराबाई पर आधारित लघु नाटक की दी जाने वाली प्रस्तुति को भी देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया मीरा जी के 525th ईयर है जन्म हो गया उनका, तो कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट किया तो
उन्होंने उस बात को माना और उन्होंने बहुत इस बात को अच्छा लगा उनको, और एक स्टैम्प भी निकालने वाले हैं मीरा जी के ऊपर, और कुछ स्पेशल कुछ और पूरे साल में चलता रहेगा ये कार्यक्रम मीरा के ऊपर अलग अलग प्रदेश में। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सजा होने के बाद जेल में बंद। जी हां, आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम ने सजा के आदेश के खिलाफ जिला जज के यहां पर अपील की है। आजम खान की ओर से जमानत के लिए याचिका दी गई है, जिस पर रामपुर जिला जज की कोर्ट ने आजम की ओर से दाखिल अपील को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। तीनों ने अलग अलग अपील दाखिल की है, जिस पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीमा फातिम के विरुद्ध जो है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिनांक 18/10/23 को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के विरुद्ध उन्होंने जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें माननीय जज साहब ने इनकी पत्रावली को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी, और एमपी एमएलए कोर्ट के आज अवकाश पर रहने के कारण SC/SC कोर्ट में वो स्पेशल जज SC कोर्ट के न्यायालय में पत्रावली पेश हुई, जिसमें जो है इन लोगों के द्वारा, तीनों मुलजिमों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें इनके द्वारा बेल और कन्विक्शन सस्पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु 21/11/23 की डेट नियत की गई है। एल्विश यादव केस में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ऑफिसर्स ने मुख्य आरोपी राहुल से देर रात पूछताछ की है। कई सवालों के जवाब देने में आरोपी राहुल उलझ गया। डायरी में लोगों के नाम को लेकर पूछताछ हुई है। रेव पार्टी आयोजनों को लेकर भी सवाल किए गए हैं। राहुल से पूछा गया है कि रेव पार्टीज जो की जाती थी उससे जुड़ी क्या जानकारी वो दे पाएगा, और उसकी डायरी को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। एल्विश से भी कई सवाल पूछे गए हैं, जैसे एल्विश से पहली बार कैसे कांटेक्ट में आए, एल्विश से रिलेटेड ये सवाल थे राहुल से। एल्विश से किसने मुलाकात कराई, और एल्विश की कौन कौन सी पार्टी में वो गए, पार्टी में कौन कौन आया था, पार्टी कहां कहां पर की थी, कौन इन पार्टीज को मैनेज करता था, एल्विश और फाजिलपुरिया का क्या कनेक्शन है, फाजिलपुरिया के गांव में जो पार्टी हुई उसमें कौन कौन शामिल होता था, और बरामद की गई डायरी को लेकर भी कई सवाल पूछे गए हैं। रेव पार्टी और सांपों के जहर सप्लाई मामले में मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेने के बाद नोएडा पुलिस ने 24 घंटे की पूछताछ की है। आज 12 बजे ये रिमांड खत्म हो जाएगी। फिलहाल राहुल से देर तक पूछताछ की गई है। आपको बता दें, इस समय नोएडा के सेक्टर थाना 20 में मौजूद हैं और यहीं पर इस पूरे मामले की विवेचना चल रही है। कई अहम सवाल पूछे गए हैं। इस कड़ी में रिमांड के दौरान वन विभाग की टीम भी शामिल हुई थी। आपको बता दें, जो राहुल से सवाल पूछे गए उसमें मुख्यतः ISIS से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों की आज से 10 दिन की रिमांड शुरू हो रही है। ATS की कस्टडी रिमांड के दौरान आतंकी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। आरोपियों के मोबाइल डेटा के आधार पर पूछताछ होगी। साथ ही इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों के बैंक खातों की डिटेल खंगाली जाएगी। ATS की कोशिश होगी कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों की शिनाख्त और गिरफ्तारी की जाए। संदिग्धों ने जिन ठिकानों की रेकी की थी वहां ले जाया जाएगा। वजीहरुद्दीन इस मॉड्यूल का प्रमुख बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े वजीहरुद्दीन, राकिब इमाम अंसारी, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद नाविद सिद्दीकी की रिमांड आज से शुरू होगी। तो ATS की रडार पर अलीगढ़ मॉड्यूल अब है। ISIS से जुड़े 5 आतंकी ATS की रिमांड पर है। 10 दिन के लिए इनकी रिमांड आज से शुरू होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD है वजीहुद्दीन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से वजीहुद्दीन को पकड़ा गया है। अब ATS कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर पर्दाफाश करेगी। यूपी के हिंदू नेता इन आतंकियों के निशाने पर है, ये भी एक बात निकलकर सामने आई है पूछताछ के दौरान। प्रयागराज से अगली खबर, रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका। हाईकोर्ट से सुरजेवाला की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रायल होगा। ट्रायल को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। वाराणसी में 23 साल पहले दर्ज हुआ था मामला। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। जस्टिस राजबीर सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
तो बड़ा झटका, रणदीप सुरजेवाला को अब वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रायल होगा। वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला और हाईकोर्ट ने सुरजेवाला की याचिका को खारिज कर दिया है। तो वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रायल अब शुरू होगा। हाईकोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, जो याचिका लगाई गई थी रणदीप सुरजेवाला की ओर से, वो फिलहाल खारिज कर दी गई है। सर्वेश दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाईकोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला को एक बड़ा झटका दिया है और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। दरअसल 23 साल पहले वाराणसी में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू होना था, लेकिन इस केस का ट्रायल न शुरू हो, इसको लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज कोर्ट ने लंच के बाद दोपहर 2 बजे के बाद इसमें जजमेंट सुनाया है और कोर्ट ने आधारहीन पाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद मैं बताऊं आपको तो वाराणसी की जिला अदालत में अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। दरअसल ये पूरा मामला क्या था, अगर आपको बताएं तो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था वाराणसी में। इसमें हिंसा हुई थी, हंगामा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस मामले में वाराणसी के कैंट थाने में FIR दर्ज कराई गई थी वर्ष 2000 में। और इसमें IPC की विभिन्न धाराओं में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। कई अन्य लोगों को इसमें नामजद किया था और इस मामले में 22 साल बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में केस का ट्रायल शुरू हुआ था। सुरजेवाला का आरोप यह था कि केस की जो FIR है और इसकी जो चार्जशीट है, उसके तमाम जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो गायब हो चुके हैं या फिर वो खराब हो गए हैं। ऐसे में ट्रायल प्रक्रिया को उन्होंने रद्द किए जाने की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग की थी। अर्जी दाखिल कर उनका कहना था कि जो भी डॉक्यूमेंट सेशन कोर्ट ने उन्हें उपलब्ध कराए हैं उसमें वो पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। इसके बाद कोर्ट ने एक बार ये भी आदेश दिया था कि जिला कोर्ट उन्हें दूसरे और पठनीय साक्ष्य जो है उपस्थित उनको मुहैया कराए। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, सर्वेश दुबे। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बस्ती की MP MLA कोर्ट ने अपहरण के मामले को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई में पुलिस अमरमणि को अदालत में पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अमरमणि त्रिपाठी को 2 दिसंबर तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए अंतिम मोहलत दी है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पुलिस को कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी पर बस्ती कोतवाली में 22 साल पहले बस्ती के एक व्यवसायी के बेटे का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई बस्ती की MP MLA कोर्ट में लगातार चल रही थी। लेकिन आरोपी अमरमणि त्रिपाठी के लगातार कोर्ट में पेश न होने के चलते इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जिस पर 16 अक्टूबर को कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बस्ती पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया कि वो हर हाल में अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करे। ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI सर्वे की रिपोर्ट आज जिला अदालत में दाखिल नहीं होगी। ASI ने 15 दिन का और वक्त मांगा है। 24 जुलाई को ASI की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था और 2 नवंबर को ASI ने कोर्ट को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का और वक्त चाहिए। कोर्ट ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आदेश दिया था। राजभर वोट बैंक को अपने खेमे में करने की खातिर समाजवादी पार्टी ने अब OP राजभर की सियासी काट तलाशने पर फोकस शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब OP राजभर के बागी नेता महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव की नजर है। हालांकि OP राजभर खुद को अपने समाज का प्रतिनिधि कहते हैं, तो महेंद्र राजभर इसके उलट बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या महेंद्र राजभर के पास इतना सियासी क्षमता है कि वो SP को 24 के चुनाव में मनचाहा माइलेज दिला सके? चौबीस का चुनावी रण करीब आ रहा है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और खेमेबंदी का हर दांव पेच लगाने की जुगत हो रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स में
बेहद अहम जगह रखने वाले राजभर समाज का प्रतिनिधित्व हासिल करने की होड़ अब काफी मुखर हो गई है। दरअसल एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा से राजभर समाज के प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। अपनी खेमा बदलने की सियासत के ही मुताबिक ओपी राजभर एसपी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को तो राजभर वोट बैंक को लेकर थोड़ी तसल्ली है, लेकिन दूसरी तरफ एसपी के खेमे में राजभर समाज से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। अब अखिलेश यादव राजभर समाज के इस वोट बैंक को लेकर महेंद्र राजभर में संभावनाएं तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए खींचातानी बनी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जहां विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हर दल को राजभरों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास राजभरों को जोड़ने के लिए महेंद्र राजभर एक जरिया बन के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है महेंद्र राजभर? कभी ओपी राजभर के सहयोगी रहे हैं। ओपी राजभर से अलग होकर पार्टी बनाई, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया, एसबीएसपी को तोड़कर अलग दल बनाया। समाजवादी पार्टी के करीब हैं महेंद्र राजभर। ओम प्रकाश राजभर की बात आप लोग जानते हैं, आप लोग करते हैं, लेकिन हमको नहीं बहुत पता है। अगर ये होता कि नहीं उनके पास ताकत होती, आज एनडीए गठबंधन की जो आपने चर्चा किया, मैंने नहीं चर्चा किया, आप प्रेस के लोगों ने चर्चा किया, अगर उनके अंदर दम होता तो आज जो एनडीए गठबंधन में गए हुए हैं, अगर भाजपा के लोगों को ये होता कि नहीं ओम प्रकाश राजभर के पास ताकत है, तो उनको एनडीए की तरफ से मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती। दरअसल राजभर वोट बैंक का असर ही कुछ ऐसा है कि बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों का इस पर फोकस है। हालांकि ओपी राजभर की काट ढूंढने के लिए अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर को करीब तो किया है, लेकिन महेंद्र राजभर के हिस्से में अभी तक कुछ ऐसा दर्ज नहीं है जो उन्हें राजभर समाज का सटीक प्रतिनिधि साबित कर सके। हालांकि फिर भी महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव का दांव खेलना उनकी सियासी मजबूरी ही लगती है। सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अरे भाई, मैं आप कह रहा हूँ, आप चैनल अपना इस्तेमाल मत होने दो किसी के नाम। जहां वक्त वक्त पर महेंद्र राजभर अपने पुराने सहयोगी ओपी राजभर पर बिफरते रहते हैं, तो उधर एसबीएसपी भी उन्हें दगा कारतूस करार दे चुकी है। और एसबीएसपी का मानना है कि महेंद्र राजभर से जो सियासी माइलेज अखिलेश यादव निकालना चाहते हैं, वो उनकी क्षमता के मुताबिक है ही नहीं। अब उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो हमारे समाज के जो दगे हुए कारतूस हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उनके कार्यक्रम बैनर लगवाते हैं, उनका झंडा देते हैं, उनको टोपी देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं, और उसमें यादव समाज को उनकी मीटिंग में बुला करके ये दिखाते हैं कि देखिए राजभर इनके साथ हैं। तो ये श्री अखिलेश यादव जी का जो फूट डालो राज करो की ये प्रवृत्ति है, उनकी जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और देश की राजभर समाज के लोग जान रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, वह व्यक्ति पहले ही सपा का एजेंट बन गया। एक अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की जनसंख्या करीब 3 से 4% है। ऐसे में किसी भी सियासी खेमे के लिए एक अहम वोट बैंक है। उधर ओम प्रकाश राजभर अपनी पिछली सियासी पारियों के दम पर खुद को इस वोट बैंक का प्रतिनिधि मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही साथी से विरोधी बने महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव दांव खेलना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या महेंद्र राजभर ओपी राजभर की सियासी कार्ड बन पाएंगे? महेंद्र राजभर कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग हुए थे। उन्होंने अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया था, और अब ओम प्रकाश राजभर के बाद महेंद्र राजभर से जो नज़दीकियां हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए राजभर वोट बैंक जुटाने में काम आ सकती हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ इतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि छठ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की बैठक हुई है। लखनऊ में सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि बैठक में तैयारियों की सीएम ने समीक्षा की है। तो लखनऊ में सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दरअसल आज से छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक ये पर्व चलेगा। नहाय खाए के साथ आज छठ की शुरुआत व्रतियों ने की है, और सीएम योगी ने इसी को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग ली है। घाटों पर किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारियां। तो छठ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की यह महत्वपूर्ण मीटिंग
सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। नहाय खाय के साथ आज से 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ रही। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। छठ पूजा पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है। पंचमी को खरना और षष्ठी को शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया को समर्पित छठ पर्व पर व्रती सूर्य देव से अपनी संतान और परिवार की सुख शांति के लिए कामना करती है। तो देख सकते हैं आज की तस्वीरें आप। आज पहले दिन नहाय खाय के साथ छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। अब ये 4 दिनों तक चलेगा। 36 घंटे तक व्रती निर्जला व्रत रखेंगी और छठ के महापर्व का शुभारंभ हो गया है। बाजारों की रौनक भी आप देख सकते हैं, घाटों की रौनक भी आप देख सकते हैं। तो आज पहले दिन नहाय खाय के साथ छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। आगरा में छठ पूजा को लेकर घाटों पर नगर निगम ने सफाई का अभियान चलाया। दीपावली पर्व के बाद छठ पूजा का देश भर में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसे लेकर आगरा में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आगरा नगर निगम ने दशहरा घाट, हाथी घाट, बलकेश्वर घाट पर लगातार सफाई अभियान का कार्य किया है और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया है कि आगरा के सभी घाटों पर नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर काम किया जा रहा है। यहाँ यमुना नदी के किनारे जितने भी घाट हैं जो नगर निगम सीमा अंतर्गत हैं, जैसे बलकेश्वर घाट है, कैलाश घाट हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में है किंतु नगर निगम उस पर भी तैयारी करा रहा है। हाथी घाट है, रामबाग है, पोया घाट है, इन सभी पर बैरिकेडिंग और साफ सफाई के साथ साथ वहाँ पे अस्थायी रूप से कुंड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे छठ के जो भी व्रती हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का